हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से कौन कौन से संभावित सवाल हैं जो इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग हर एक साल पूछ ही देता है, तो इस पर एकदम इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। ठीक है, कि आयनिक सॉलिड जो है वो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वही सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अगर ये तैयार कर लीजिएगा, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड का एक्सप्लेनेशन पूरा, तो यहीं से इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, या इस क्वेश्चन को इसी तरह पूछ सकता है दूसरा तरीके से, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से अंतर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है जो स्टार मार्क है उसको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो ज़्यादा संभावित है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा तो इसका भी जवाब मिल जाएगा और इसका भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे है एक्सप्लेन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, BCC, FCC, इस सब का डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके साथ ही वैल्यू ऑफ Z हम निकालने बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल इस बार जैसा कहा जा रहा है कि इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में यहाँ से SCC, BCC और FCC का Z का वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक में से Z का वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग डिफिनीशन के साथ साथ वैल्यू ऑफ Z को भी निकालना सीख लीजिएगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अगर यदि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछेगा तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से एकदम निश्चित रूप से ही न्यूमेरिकल उठाएगा ही। इस बार तो न्यूमेरिकल सभी प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन हमको जो इस बार का संभावित न्यूमेरिकल लग रहा है 1.11 एक्सरसाइज का, 1.21 और 1.24। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इस बार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसको एक्सप्लेन करने पूछ सकता है, पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें से कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस बार का जो संभावित सवाल है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट और पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। वैसे तो पढ़ना आप लोगों को जितना सिलेबस में है सभी पढ़ना है, लेकिन संभावित सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको अच्छे से तैयार करना है और इसके साथ ही साथ जितना सिलेबस में दिया गया है वो भी पढ़ना है। ठीक है, इस जो क्वेश्चन दिया है आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इतना तो पढ़ ही सकते हैं। ये था संभावित सवाल चैप्टर नंबर 1 में। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशन। तो सेकेंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है, उसका संभावित सवाल आप लोगों के सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल। सॉल्यूशन का कितना टाइप्स होता है, हर एक तरह के टाइप्स का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। मोल फ्रैक्शन है,
मोलालिटी है, मोलारिटी है, मास परसेंटेज है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, पूछ सकता है इस बार, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन राल्ड्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड विथ न्यूमेरिकल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, राल्ड्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड में जो राल्ड्स लॉ होता है उसका एक्सप्लेनेशन मतलब उसका स्टेटमेंट क्या है और उस पर न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, इसी को स्टेटमेंट में पूछ सकता है। इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन राल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ही हम लोग को 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस बार पढ़ना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तीनों का स्टेटमेंट, ये तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है और इस पर आप लोग न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। जैसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डेल पी वाई पी नॉट इज इक्वल टू जो राल्ड्स लॉ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है यही होता है। क्योंकि डेल टी बी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है, देखिए डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन डेल टी एफ में यहाँ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते हैं डेल टी बी में, लेकिन डेल टी एफ में यहाँ हो जाता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कन्फ्यूजिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से उठाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देना आप लोग को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद ग्राफ। इसमें जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 2.14 क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो ग्राफ बनता है नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से सेकेंड चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जो है आप लोग एक्सरसाइज का 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.36 और 2.38 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है वो 2 तरह का फॉर्मूला ही यूज होगा। पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला यूज होगा डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें से एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। जितना क्वेश्चन है इसमें यही तीनों फार्मूला आप लोग को क्या होगा यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनरली यहाँ से अगर दी क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल का तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही न्यूमेरिकल पूछता है। तो आप लोग अगर दी एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से देख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो थर्ड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उसमें देखते हैं कि संभावित सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विथ डायग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है ये फार्मूला आप लोग देखेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, L बाई ए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पूछ सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, ठीक है, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। और एक चीज़ और यहाँ पर जो ध्यान देना है वो यूनिट, सब का यूनिट ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, ठीक है। तो यूनिट जो है इस रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का, सेल कांस्टेंट का, इस सब का यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। इसका
न्यूमेरिकल भी बना लेना है। इस बार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी। ये जो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m, एम मोलारिटी हो गया, तो इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना है। W इक्वल टू ZIT, जनरली यहाँ से भी सवाल पूछ देता है, जो कि फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल डेरिवेशन है। W इक्वल टू ZIT पे सवाल भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। एक्सप्लेन कोलार्स लॉ विथ न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस बार का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों को देख लेना है। उसके बाद कोलार्स लॉ, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ के कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, इसका ग्राफ भी देख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना जो संभावित सवाल है उसमें से वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेना। वैसे पढ़ना तो सब है, जितना सिलेबस में दिया गया सब पढ़ना है, लेकिन संभावित जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब है चैप्टर नंबर 4 जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो संभावित प्रश्न है, पहला प्रश्न है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है डिफाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। जितना भी क्वेश्चन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है और इस बार का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों का पढ़ना है। लेकिन ये दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो है डिराइव करने देता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इस पर ये दोनों पे क्या कर लेना है प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अगर यदि केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल पूछता है तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों ऑर्डर रिएक्शन पढ़िएगा, जिसका फुल लाइफ भी साथ ही साथ हाफ लाइफ भी, और फुल लाइफ पे भी न्यूमेरिकल और हाफ लाइफ पे भी न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है केमिकल काइनेटिक्स से, वो आप लोगों के सामने है एक्सरसाइज का 4.3, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 14, 4.16, 4.18, 19, 4.25, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 4.6 है, 4.9 है, 4.11, 4.12, 4.14, 19 और 4.18, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। ये नंबर में बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन सभी न्यूमेरिकल लगभग एक ही जो है इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छे से तैयारी करना है।